Good morning, students. Today we will see the acidity of phenol. Earlier we have discussed the acidic character of primary, secondary and tertiary alcohol. Now we will discuss the acidity of phenol. When we compare the acidity of phenol and normal alcohol, what is different? In normal alcohol, there is formation of alkoxide ion and hydrogen ion after removal of H ion. And in phenol, there is formation of phenoxide ion and H ion after removal of H ion. If we compare this alkoxide ion and phenoxide ion, in alkoxide ion, what is combining? Alkyl group. Alkyl group always decreases the polarity because it gives the electron due to plus I effect. Alkyl group का plus I effect होता है. That's why ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन को, जिससे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. ठीक है. और जबकि यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिमांड है उसको वो पूरा करता है. जबकि फिनॉक्साइड आयन में फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है. फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होने की वजह से फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन. दैट्स वाई इट इज डीलोकलाइज्ड. और जब भी चार्ज डीलोकलाइज होगा देयर विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. मतलब ये जो माइनस चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज्ड इन द होल रिंग और रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द स्ट्रक्चर. दैट्स वाई दिस फिनॉक्साइड आयन इज वेरी मच स्टेबल. ठीक है. और वैसे भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी बढ़ाता है. ठीक है. तो दैट्स वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एल्कोहल. फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है. ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच्ड है ऑक्सीजन यहाँ. इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड इन द रिंग इन फिनॉल. ठीक है. लेकिन जबकि हम एल्कोक्साइड आयन में देखें तो वहाँ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है. वो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. दैट्स वाई वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करता है. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग आगे फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल को कंपेयर करते हैं. अगर हम फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन को कंपेयर करें तो आप ये देखिए फिनॉक्साइड आयन में चार्ज कैसे डीलोकलाइज हो रहा है. नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइजिंग इन द होल रिंग. ठीक है. ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं. तो इन सभी में हमें एक ही सिमिलर चार्ज दिख रहा है. माइनस चार्ज इज डीलोकलाइज फ्रॉम ऑक्सीजन टू द होल रिंग. ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डिस्पर्शन. यानी जो माइनस चार्ज था वो डिस्पर्स हो गया पूरी की पूरी रिंग पे. और जितना डिस्पर्स होता है उससे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है. ठीक है. अब किसी की जो इनस्टेबिलिटी है उसको अगर हम लोग कहते हैं ना कि कोई दुख आए तो 4 लोग मिलके जब उसको एक्सेप्ट करते हैं और 4 लोग मिलके उसके लिए लड़ते हैं तो वो दुख कम हो जाता है ना. और जब अकेला इंसान उस दुख से लड़ता है तो वो दुख बड़ा होता है ना. तो वैसा ही कुछ हमारी केमिस्ट्री में भी है. केमिस्ट्री इज कैन बी कंपेयर्ड विथ ऑल लाइव एग्जाम्पल्स. ठीक है. तो अभी ये चार्ज जो है जो ये इसकी इन चार्ज से तो इंस्टेबिलिटी आती है ना. तो चार्ज की वजह से, लेकिन अब ये चार्ज जब डिस्पर्स हो गया पूरी की पूरी रिंग पे तो ये स्टेबल हो गया. ठीक है. दिस इज कॉल्ड चार्ज डिस्पर्शन. चार्ज डिस्पर्शन ऑलवेज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी. तो फिनॉक्साइड आयन इज वेरी मच स्टेबल. फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, इसीलिए फिनॉल तुरंत H आयन निकाल करके और फिनॉक्साइड आयन बनाता है. ठीक है. अब फिनॉक्साइड आयन को अगर हम फिनॉल से कंपेयर करें, फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन. वाई? लेट अस सी. फिनॉल में अगर हम देखें तो फिनॉल में डीलोकलाइजेशन किसका है? इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज. ठीक है. और जब ये रिंग से डीलोकलाइज होगा डबल बॉन्ड, देयर विल बी माइनस चार्ज. तो यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज भी है और यहाँ पे माइनस चार्ज भी है. तो एक ही घर में अगर 2 लोग कोई दुख है सुख है कुछ भी आए, अगर 2 लोग अलग अलग मुंह फुला के बैठे हैं तो क्या होगा? उससे स्टेबिलिटी आएगी? कभी नहीं आएगी, इनस्टेबिलिटी आएगी. तो वैसे ही हमारी केमिस्ट्री में भी जब भी किसी मॉलिक्यूल पे डिफरेंट चार्जेस सेम मॉलिक्यूल पे हो, यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों ही सेम मॉलिक्यूल पे है. ऑक्सीजन पे आप देखिए प्लस चार्ज है और पूरी रिंग पे माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन में दिस इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज सेपरेशन. चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेज
द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यानी चार्ज सेपरेशन से स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है तो यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इतने बन रहा है, रेजोनेंस से तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन ये जो चार्ज सेपरेशन की वजह से अगर सिमिलर चार्ज ही डिलोकलाइज होता है तब स्टेबिलिटी आती है, लेकिन यहाँ जो चार्ज सेपरेशन हो गया है प्लस माइनस दोनों चार्ज फिनॉल पे हैं, इस वजह से फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। इसीलिए फिनॉल तुरंत एच आयन निकाल करके फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो कि कंजुगेट बेस है फिनॉल का, दैट इज़ वेरी मच स्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे, इन बातों को लिखेंगे, आपको इसमें मिलेगा। अच्छा, फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर को अगर हम फर्दर बढ़ाना चाहते हैं तो अगर हम फिनॉल पे एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, फिनॉल तो ऑलरेडी OH है, ठीक है, कहीं भी अगर हम NO2 ग्रुप लगा दें, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, कहीं पे भी लगाएं तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कब बढ़ेगी? जब हम जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे लगाएंगे। पैरा पोजीशन से डीलोकलाइजेशन मैक्सिमम होता है और डीलोकलाइजेशन और सिमेट्री भी हमें मिलती है, दैट्स वाई पैरा पोजीशन पे एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और सबसे कम मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। फिर बात करते हैं अब आप देख रहे हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों ज़्यादा आ रहा है ये वैल्यू, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ डीलोकलाइजेशन में नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही डीलोकलाइज हो रहा है ना। इस वजह से अगर जब वहाँ ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो वहीं से नाइट्रो ज़्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है। इस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल रही है इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज जा ही नहीं रहा है ना कभी। आप देखिए जब फिनॉक्साइड आयन का जो डीलोकलाइजेशन यहाँ मैंने दिखाया आपको, तो इस नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं जाता है, इस वजह से यहाँ पे हमें एसिडिक कैरेक्टर कम मिल रहा है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर सिर्फ फिनॉल से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आप फिनॉल में देखिए एसिडिक कैरेक्टर कम है इन कंपैरिजन टू मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट तो है ही। अच्छा, अब अगर क्रिसॉल की बात करें, क्रिसॉल मतलब फिनॉल में एक आप मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, ठीक है। मिथाइल ग्रुप चाहे यहाँ OH, यहाँ CH3 लिखिए, यहाँ CH3, यहाँ OH लिखिए, दिस इज ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है। ये ऑर्थो क्रिसॉल है। मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल को भी अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आप देखिए ऑर्थो क्रिसॉल में हमें मेटा क्रिसॉल में हमें मिल रहा है, उसका जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि CH3 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट जहाँ होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर को कम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है प्लस आई। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये रिंग में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी और एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो आप देखो मेटा क्रिसॉल का, और हम जानते हैं कि OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ऑर्थो पैरा पे हमें नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, पहले मैं इसको डिलीट करती हूँ, ठीक है। हम जान रहे हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, OH ग्रुप है ना, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, हाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो एक तो वैसे ही वहाँ नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, और अगर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से मेटा क्रिसॉल इज हैविंग हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल। और ऑर्थो और पैरा का देखिए आप इक्वल है, ठीक है। और लास्ट में इथेनॉल है, इथेनॉल की तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। वाई क्यों कम होगा? क्योंकि इथेनॉल में इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप इज एल्काइल ग्रुप, इट इज़ ROH, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इस वजह से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज़ मिनिमम। आगे बात करते हैं, अब इस पर एक एग्जाम्पल भी है, आप इसको कर लेंगे, आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। अगला रिएक्शन है हमारा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन बच्चों हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं एस्टरीफिकेशन क्या होता है। जब भी कोई एल्कोहल रिएक्ट करता है किसी एसिड से, इट ऑलवेज फॉर्म ईस्टर।
ठीक है, RCOOR, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ठीक है, और ये हमेशा HIN के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब ये अल्कोहल अगर किसी एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तब भी ईस्टर बनाता है, किसी एसिड से रिएक्ट करता है तब भी ईस्टर बनाता है, या किसी एसिड हैलाइड से रिएक्ट करता है तब भी ये ईस्टर बनाता है। तो ये तीनों ही जो है वो एसिड के डेरिवेटिव हैं, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन हम में क्या होगा, RCOOR बनेगा और हमें वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन जब हम एनहाइड्राइड के साथ लेंगे तो RCOOR तो बनेगा ही, साथ ही साथ हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एनहाइड्राइड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। ठीक है, और अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें, वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, नॉर्मल एग्जाम में भी, जनरल साइंस में बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का फॉर्मूला है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये कैसे बना, दिस इज, ये अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से ही बना है। यहाँ देखिए सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड में आप अल्कोहल ग्रुप देख रहे हो ना, एसिड तो है वैसे ही, लेकिन इसमें अल्कोहल ग्रुप भी ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से जब ये रिएक्ट करता है तो ये OH जो है वो OH ग्रुप से अटैच होकर के कन्वर्ट हो जाता है उसके ईस्टर फॉर्म में और बना लेता है OCOCH3। ठीक है, और इसके अलावा एक एसिटिक एसिड, हमें यहाँ पे दो एसिटाइल ग्रुप हैं, दैट्स वाई 1 एसिटाइल ग्रुप विल फॉर्म एसिटिक एसिड विद दिस हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। इस रिएक्शन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इस रिएक्शन को हम लोग एसिटाइलेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया ना इसको, इसलिए एसिटाइलेशन बोलते हैं। एसिटाइल ग्रुप कौन सा है, CH3COO इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप, एसिटिक एसिड का ग्रुप है ना ये। अब बात करते हैं हम लोग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की। ये तो अभी हमने डिस्कस किया एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, मतलब H और O बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, OH बॉन्ड। अब बात करते हैं जहाँ CO बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक है, तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड ब्रेकेज, तो जहाँ पे भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, मतलब HCl, HBr, HF, इसके साथ अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन कराएं तो सिंपली अल्काइल हैलाइड बनता है और वाटर रिमूव होता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा जहाँ हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें जो दिस इज़ जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं। दैट्स वाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है। इट इज़ कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं हम लोग, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, कभी कभी डिफ्रेंशिएशन में ल्यूकास टेस्ट सीधे सीधे पूछा जाता है। तो ये क्या है, HCl प्लस ZnCl2 इज ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, अल्कोहल जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट, लेकिन उनके जो हैलाइड्स होते हैं दे आर इमिसिबल। इमिसिबल मतलब उसमें आसानी से मिक्स नहीं होते, तो वो टर्बिडिटी कॉज करते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी कॉज करते हैं, इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी जो है वो तुरंत आती है, इमीडिएटली आती है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के केस में कोई टर्बिडिटी हमें नहीं मिलती रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन की, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। ये हमने क्लास 12th में पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, पिछले इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से रिएक्शन होगा, अगेन वही हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, और POCl3 रिमूव होगा। आगे बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमने क्लास 10 से रिएक्शन पढ़ रखा है। जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है इट इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ HIN और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट हेयर, क्योंकि ये वाटर को रिमूव करा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं यहाँ पे। और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, जब किसी भी अल्कोहल से जब वाटर रिमूव हो जाएगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब कौन सा अल्कोहल आपने यूज़ किया है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन बनेगा। ठीक है,
अच्छा, अब अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखें तो सबसे आसानी से किसका डिहाइड्रेशन होता है? टर्शियरी अल्कोहल का, देन सेकेंडरी अल्कोहल का, और सबसे फिर प्राइमरी अल्कोहल का। मतलब टर्शियरी अल्कोहल से वाटर निकालना ज़्यादा आसान है, इसीलिए आप देखो वीकर एसिड को यूज़ करके भी यहाँ पे वाटर को रिमूव कर लिया गया। लेकिन जब हम प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें वहाँ पर स्ट्रॉन्गर एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में भी वीकर एसिड यूज़ किया गया, लेकिन उसके कम परसेंटेज पे ही आप मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करना है इन कंपैरिजन टू द इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखो 20% H3PO4 है। ठीक है, यानी सबसे आसानी से कौन सा रिएक्शन हमें मिल रहा है? टर्शियरी अल्कोहल के साथ मिल रहा है, क्योंकि इसमें वीकेस्ट एसिड है, फिर भी हमें एल्कीन मिल जा रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा वीकर है यहाँ, लेकिन जब आप प्राइमरी एल्कीन देखिए तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पहले प्रोटोनेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोटोनेशन का ही है। ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ OH2+। ठीक है, अब ये OH2+ H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, यही हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा, यही हमारा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन स्टेप होगा, एंड दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑल्सो। ठीक है, स्टेप 2। और उसके बाद ये कार्बोकेटायन पे हमें क्या मिलेगा? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इथीन। दिस इज एलिमिनेशन। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं। इथीन बन गया है हमारा और वाटर रिमूव हो गया। अगला रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जब भी किसी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन होता है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप बनता है। अब वो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन बन रहा है, एसिड बन रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर कार्बोनाइल ग्रुप बन रहा है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, है ना। अगर हमारा ROH इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोनाइल ग्रुप, इसका मतलब देयर विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन तो है ही, लेकिन ये साथ ही साथ और क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन। और हम लोग जानते भी हैं कि ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा, लेकिन हाइड्रोजन निकल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखिए, यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? एल्डिहाइड का। फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जब भी हम किसी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, और उसके बाद अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल, अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें तो एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू, अगर रिडक्शन कराएं तो एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इफ अगर हम फर्दर रिडक्शन कराएं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट मी रब दिस। अब ये डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया है उस पर। अगर आप CrO3 यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने अगर एनहाइड्रस मीडियम में CrO3 को यूज़ किया है, दिस इज कॉल्ड फॉर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, अगर आपने PCC यूज़ किया मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये एल्डिहाइड तो बनेगा, पर दिस रिएक्शन आप देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट रिएजेंट यूज़ किया गया है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? सीधे एल्डिहाइड बन रहा है हमारा, या कीटोन बन रहा है। लेकिन अगर हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आप देखिए यहाँ पे भी एल्डिहाइड बन रहा है, पर ये प्राइमरी अल्कोहल ही है। प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमें PCC के साथ ज़्यादा यील्ड मिलती है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ ज़्यादा यील्ड मिलती है। ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल में हमेशा कीटोन बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल में, टर्शियरी अल्कोहल का जब हमें ऑक्सीडेशन कराना होता है तो हमें कॉपर का यूज़ करना पड़ता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन में
अब आप देखो सिमिलर टेम्परेचर पे कॉपर यूज़ हो रहा है ना, लेकिन फॉर्मेशन अलग अलग कंपाउंड्स का हो रहा है। प्राइमरी अल्कोहल के केस में एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कीटोन बन रहा है, और टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या बन रहा है, हमारा एल्कीन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जहाँ पे भी आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए तो हम लोग वहाँ पे ये रिएक्शन भी दिखाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम लोग एल्कोहलिक लोग क्या यूज़ करते हैं, इथेनॉल का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि अल्कोहल, जहरीली शराब पी ली मर गए, जहरीली शराब, ये क्या है, जहरीली शराब क्या है, मतलब ये डीनेचर्ड अल्कोहल है। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब यहाँ पे इथेनॉल के साथ कुछ अमाउंट मिथेनॉल का मिक्स कर दिया था, और मिथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के तुरंत मेथिनल और या मेथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मेथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड है ना, SCHO। ठीक है, और फिर ये मेथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी फॉर्मिक एसिड HCOOH। ठीक है, विच मे कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ, जिससे कि ब्लाइंडनेस और डेथ भी हो सकती है। तो मेथेनॉल पॉइजन पेशेंट इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, हमें जाननी चाहिए। अगला हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल के अगर हम रिएक्शंस देखें तो फिनॉल के रिएक्शन सारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द कॉमन रिएक्शन फॉर एनी एरोमेटिक कंपाउंड, तो फिनॉल के लिए भी हमें वो मिलेंगे। पहला रिएक्शन है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम लोग जानते हैं इट विल बी ऑर्थो पैरा पोजिशन, OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे हमें नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट मिलेंगे। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप विल बी अटैच्ड ऑन नाइट्रो पोजिशन एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। लेकिन आप देखो यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे जब ये अटैच हो रहा है तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, दिस इज OH एंड दिस इज N डबल बॉन्ड O2। ठीक है, तो अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये होता है, पर क्या होता है कि आपकी बुक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो इसको सिंपल बॉन्ड ही दिखाती हूँ मैं भी। ठीक है, अब ये जो OH है ये दिस इज इन कनेक्शन विद दिस हाइड्रोजन, देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, किसमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल में ये जो NO2 ग्रुप है दैट इज फ्री टू फॉर्म बॉन्ड विथ हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ऑर्थो और पैरानाइट्रो जो है वो हम लोग अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन कराएं तो हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो इज स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा मोर वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विल बी मोर वोलेटाइल। ठीक है, इन कंपैरिजन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होगा, ये मोर वोलेटाइल होगा। तो इन दोनों की वोलेटिलिटी के डिफरेंस से हम इन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ फॉर्मिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड इंटरमोलिकुलर इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला रिएक्शन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ फिनॉल का रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे तो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें जो है वो नाइट्रो ग्रुप और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक साथ जुड़ेगा और हमारा बनाएगा 2,4 नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यानी आप देखिए सेकेंड, फोर्थ और सिक्स तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वी फॉर्म पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, ऐसे पूछा जाता है, कन्वर्जेंस में भी पूछा जाता है। ऐसे मैं आपको यहाँ पे बेंजीन दे दूँ, बेंजीन से सीधे बनाइए ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, तो ये कैसे बनेगा कन्वर्जेंस में, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला रिएक्शन है हमारा
हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन यानी अल्कोहल का जब हम हेलोजिनेशन कराएंगे तो यहाँ भी हमें ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो आप देखो इसके ब्रोमो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसका हेलोजिनेशन देखें विथ ल्यूइस एसिड FeBr3, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा, ठीक है, तो वहाँ से आप उसको भी रिवाइज करेंगे पिछले चैप्टर से, यानी हेलो एल्केन चैप्टर से, ठीक है। अगला रिएक्शन है हमारा, अगर हम 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना चाह रहे हैं तो हमें इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा फिनॉल का ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर इज़ वेरी मच रिएक्टिव, ठीक है। ब्रोमीन वाटर से जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कराएंगे तो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर हम इसका ब्रोमीन वाटर से सीधे सीधे रिएक्शन कराते हैं वी विल गेट 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप करने की कोशिश करेंगे। अगला रिएक्शन है हमारा कोल्बे रिएक्शन, आफ्टर दैट रीमर टीमर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। दिस आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट लेक्चर एंड अलॉन्ग विद दिस आई विल ऑल्सो डिस्कस ईथर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।